वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल हम्पी स्टोन चैरियट के बारे में है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। हम्पी स्टोन चैरियट कॉन्टेक्स्ट क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में वुडन बैरिकेड्स लगाए हैं इस पूरी साइट पर। यहां पर देखिए, जो फेमस स्टोन चैरियट है ये आपको विजय विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, हम्पी में। हम्पी देखिए, पहले जो एक विजयनगर एम्पायर हुआ करता था मेडवल एरा में, जो कि एक हिंदू किंगडम था सदर्न इंडिया का, दक्षिण भारत का, वहां की कैपिटल हुआ करती थी। वहां पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, उनके रिमेन्स मिलेंगे। तो वहीं पर आपको विजय विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। उस कॉम्प्लेक्स में कई सारे टेम्पल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। उन्हीं में से एक है ये हम्पी स्टोन चैरियट। स्टोन चैरियट मतलब पत्थर से बना हुआ एक रथ। ये एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है जो कि कर्नाटका के हम्पी में आपको मिलेगा। ये डेडिकेटेड है गरुड़ को। गरुड़ जो देखिए लॉर्ड विष्णु के व्हीकल या भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं, उन्हीं को डेडिकेटेड ये पूरा जो चैरियट है वो बनाया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो जो हम्पी है वो 16th सेंचुरी में कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के रूलर थे, उन्होंने हम्पी में इस स्टोन चैरियट को बनाने का ऑर्डर दिया था। मतलब उन्हीं के समय में इसे बनाया गया था। कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली शासक थे विजयनगर एम्पायर के। विजयनगर रूलर्स ने 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक रूल किया है। साउथ इंडिया का है कर्नाटका में, वहां पर द्रविडियन स्टाइल काफी ज्यादा प्रचलन में रही थी, तो उसी स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया भी गया है। देखिए, इंडिया में टोटल 3 स्टोन चैरियट्स हैं। उनमें से एक तो हमने देख लिया हम्पी में है, दूसरा उड़ीसा के कोणार्क में है, और तीसरा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलेगा आपको। हम्पी के बारे में बात करें तो ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही 14th सेंचुरी में। मॉडर्न एम्पायर का भी हिस्सा रहा था ये। 3rd सेंचुरी बीसी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंपा ये पुराना नाम है तुंगभद्रा नदी का। चूंकि ये उस नदी के किनारे ही है, तो वहीं से इसका नाम डिराइव होकर हम्पी रखा गया है। ये जो साइट है, यहाँ पर आपको कई सारे रिलीजन के या कई सारी एथनिसिटी के साइंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदू और जैन मॉन्यूमेंट्स भी मिलेंगे आसपास में। आर्किटेक्चर की बात करें तो यूनेस्को ने यहाँ के आर्किटेक्चर्स को ऑस्टियर एंड ग्रैंडोइज साइट बोला है। पूरी इस साइट को आपको सादगी से भरा हुआ तब भी शानदार दिखेगा। 1600 से ज्यादा सर्वाइविंग रिमेन्स आपको साउथ इंडिया के हिंदू किंगडम्स के इस साइट पर मिल जाएंगे। यहां पर देखिए लोकेशन, अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो ये जो कर्नाटका की लोकेशन है, यहां पर हम्पी है। ये तुंगभद्रा नदी दिखाई गई है, बिल्कुल इसके किनारे आपको हम्पी मिलेगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में है। हर साल ऑपरेशन ट्राइडेंट को ही याद करते हुए नेवी डे मनाया जाता है इंडिया में, ऑपरेशन ट्राइडेंट को कमेमोरेट करते हुए। ये एक ऑफेंसिव ऑपरेशन था जो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान कंडक्ट किया गया था। मतलब हमने हमला किया था, इसमें हम ऑफेंसिव थे। उसकी 50th एनिवर्सरी 1971 के वॉर की हमने कमेमोरेट करी इस साल। अब देखिए, ये ऑफेंसिव था, इसका मतलब ये है कि इंडिया बहुत कम केसेस में ऑफेंसिव होता है। हमारे ऑफेंसिव होने का कॉज ये होता है कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया हो, तभी हम हमला करते हैं। तो हम ऑफेंसिव इसलिए थे क्योंकि इसके पहले इंडिया ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ था। तो ये वॉर वैसे तो ईस्टर्न फ्रंट पे हो रहा था, मतलब वर्तमान का जो बांग्लादेश का इलाका है वहां पर। लेकिन पाकिस्तान ने दो साइड से अटैक करने के लिए राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पर भी अटैक कर दिया था। तो यहां पर इसके पहले जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है, उसने वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहां पर हमला हमारे ऊपर किया था। उसके जवाब में हमने ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। तो जो पहली की लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये राजस्थान में थार डेजर्ट के नजदीक में एक जगह है जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया था। इस पूरी साइड को डिफेंड कर रहे थे इंडिया के 120 सोल्जर्स, जबकि पाकिस्तान की ओर से जो हमला हुआ था उसमें 2000 से 3000 सोल्जर्स थे और उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 टैंक्स थे। इतनी बड़ी सेना जो है वो इतने सारे टैंक्स के साथ हमला करती है, और डिफेंड करने के लिए सामने केवल 120 इंडियन सोल्जर्स थे। उनके पास दो ऑप्शन था,
या तो वो लड़ाई करते हुए शहीद हो जाएं या फिर वो मैदान छोड़कर भाग जाएं। आपको पता है इंडियन सोल्जर्स क्या करेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि मैदान छोड़कर भागना ये इंडियन आर्मी के ऑप्शन में कभी भी नहीं होता। 120 सोल्जर्स ने उनके पास जो भी रिसोर्सेस थे, मेजर कुलदीप सिंह उन्होंने कमान संभाली हुई थी, तो उन्होंने सारे रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से डिप्लॉय किया और पाकिस्तान की आर्मी का सामना किया, जब तक कि उन्हें असिस्टेंस नहीं मिल गया इंडिया की एयरफोर्स का। तब तक एयरफोर्स आ जाती है और पाकिस्तान की जो सेना थी उसे भागना पड़ता है। वो अपने टैंक्स छोड़कर भी भाग जाते हैं। कुछ को बर्बाद कर दिया गया, कुछ वो छोड़कर भाग गए। मतलब बहुत बुरी हार हुई पाकिस्तान की बैटल ऑफ लोंगेवाला में, जिसमें वो बहुत बड़ी सेना के साथ आए थे। कुछ याद आ रहा है, ऐसी ही कुछ स्टोरी किसी मूवी की है। एग्जैक्टली हम बॉर्डर मूवी की बात कर रहे हैं। बॉर्डर मूवी रियल इवेंट पे बेस्ड है, बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर। यहां पर मेजर कुलदीप सिंह का जो रोल है वो सनी देओल ने निभाया हुआ है। बट मूवी में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। जैसे मूवी में ये दिखाया गया है कि जब वो लोग पाकिस्तान वाले हमला करते हैं हमारे ऊपर, तो हम बहुत खराब कंडीशन में थे, बड़े स्ट्रेस में थे, बड़ी परेशानी में थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे। फिर एंड में जो इंडियन एयरफोर्स है, जैकी श्रॉफ आते हैं, तब जाके हम जैसे तैसे बच पाते हैं। इस बैटल ऑफ लोंगेवाला में हम इतने स्ट्रेस में नहीं थे जितना उस मूवी में दिखाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटजिकली हैंडल किया गया था इस पूरे वॉर को इंडियन आर्मी के 120 सोल्जर्स के द्वारा। मूवी में ड्रामा दिखाने के लिए कई सारे इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटी भी दिखाई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। इस पूरे बैटल में केवल 2 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के लगभग 200 सिपाही मारे गए थे। तो इस बैटल को हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। मूवी को ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्रामेटिक बना दिया जाता है, बट वो मूवी इसी पर बेस्ड है, आप ये जानते रहिए। यहां पर देखिए 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने उसके जवाब में चलाया था, जहां पर इंडियन नेवी ने 3 वेसल्स जो पाकिस्तान पोर्ट सिटी कराची में थे वहां पर उनके डुबो दिए थे। तो इंडियन जो एयरफोर्स है, बहुत ही क्रूशियल रोल यहां पर उन्होंने प्ले किया था कराची के कैमोरी ऑयल टैंक को डुबाने में। हालांकि उन्होंने कभी भी उसको क्लेम नहीं किया। तो उसके जवाब में हमने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया था, जिसकी याद में हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लैब ग्रोन मीट के बारे में है, जिसे आप कल्चर्ड मीट भी बोलते हैं। न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज अभी हाल ही में सिंगापुर की फूड एजेंसी ने ये अप्रूव कर दिया है कि लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। देखिए, इसके पहले भी कई बार आपने न्यूज पढ़ा होगा, हम सुनते भी रहते थे कि यहाँ कल्चर्ड मीट आने वाला है, लैब मीट आने वाला है, जिसका इस्तेमाल हम कंजम्पशन में कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्लॉटर के बाद मीट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मीट का इस्तेमाल बेचने के लिए, मतलब कमर्शियल पर्पज से अलाउ कर दिया गया है पूरी दुनिया में कहीं भी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगापुर ने किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहली बार हुआ है। इसके होने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन उसके पहले ये है क्या? लैब ग्रोन मीट, मतलब हम जो मीट है वो लैब में बनाएंगे। इसे कल्चर्ड मीट भी कहा जा रहा है। ये मीट जो है वो इन विट्रो सेल कल्चर जो है एनिमल सेल्स का, उसके माध्यम से बनाया जाएगा। देखिए, जो इन विट्रो सेल कल्चर है, ये एक मैकेनिज्म है, मेथड है, जिसमें हम एनिमल सेल्स को उठा के लैब में प्रोसेस करते हैं। यहां पर एनिमल सेल्स के साथ साथ प्लांट जो सेल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और इनको मिक्स करके लैब में हम मीट बनाएंगे। ये जो मीट है, ये बिल्कुल जो स्लॉटर्ड मीट होता है बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ना तो स्मेल में, ना कलर में, ना टेस्ट में, बिल्कुल अलग नहीं होगा, सेम होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये किसी जानवर को जान से मार के पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि लैब में बना लिया जाएगा। इसके कई सारे फायदे होंगे, क्योंकि हम इसे लेबोरेटरी में बना रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे बढ़िया सा फायदा है वो ये तो है कि हमें जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा, स्लॉटर नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा इनह्यूमन हो जाता है। इससे जो लैंड यूज है वो 95% तक कम हो जाएगा, जो मीट इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। जैसे पोल्ट्री फार्म या फिर जो भी मवेशी हैं उनको पाला जाता है, तो जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस में, मीट के प्रोडक्शन की या पूरी इंडस्ट्री के प्रोसेस में, काफी ज्यादा एमिशन भी होता है। उस एमिशन को भी हम 74 to 87% तक कम कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन 94% तक कम होगा। इस पूरे प्रोसेस में कई तरीके का जो एक्सक्रेटा निकलता है वो वाटर फ्लो में चला जाता है। तो जब न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं तो जो वाटर होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, जिसे आप यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें किसी भी तालाब वगैरह में खूब सारे प्लांट्स वगैरह उगाते हैं बिकॉज ऑफ मोर न्यूट्रिएंट, तो वो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। देखिए, अगर हम इस मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंटेमिनेशन का खतरा भी घट जाएगा, पैथोजेंस का, जैसे कि साल्मोनेला। ये देखिए एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि फूड रिलेटेड इलनेस कॉज करता है। ई कोली जो बैक्टीरिया किसी भी एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो भी अफेक्ट करता है। ये भी कम हो जाएगा क्योंकि हम तो लैब में बना रहे हैं।
जो मीट प्रोसेस किया जाता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ह्यूमंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जब हम मीट को लैब में बनाएंगे तो एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो इस प्रकार का रेजिस्टेंस का खतरा भी कम हो जाएगा। तो कल्चर्ड मीट के कई सारे फायदे हैं। अगर इसका कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल होने लगा, सिंगापुर में स्टार्ट हो गया है, हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में भी इस मीट का जो इस्तेमाल है वो किया जाए। ठीक है, अब ये लैब ग्रोन मीट का तो टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो हौबारा बस्टर्ड के बारे में है। पाकिस्तान ने अभी एक स्पेशल परमिट इशू किया है सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए और 2 और मेंबर्स के लिए रॉयल फैमिली के, कि वो हंटिंग सेशन जो उनका 2021 का है वहां पर हौबारा बस्टर्ड का शिकार कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब वो खेल खेल में ऐसा कर रहे हैं कि किसी वल्नरेबल जीव को मारने का परमिट दिया जा रहा है। हौबारा बस्टर्ड के बारे में बात करें तो बस्टर्ड ये बहुत ही लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होती हैं, जिनकी कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। इन्हें कुछ लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से काउंट किया जाता है। इनकी 2 स्पीसीज हैं हौबारा बस्टर्ड की, जिसे IUCN रिकॉग्नाइज करता है। एक स्पीसीज जो हमें मिलती है नॉर्थ अफ्रीका में और दूसरी है जो मिलती है एशिया में। एशियन हौबारा की बात करते हैं, ये एरिड क्लाइमेट में रहते हैं, मतलब रेगिस्तानी वाला इलाका है या सूखा जो इलाका है वहाँ पर। ये नॉर्थ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, अरेबियन पेनिनसुला और सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का इलाका है वहाँ तक पाए जाते हैं। देखिए ये स्प्रिंग में ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं विंटर के समय में पाकिस्तान में, जो कि होपफुली कुछ का आखिरी विंटर होगा पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ उनका शिकार कर लिया जाएगा। अरेबियन पेनिनसुला में और साउथ वेस्ट एशिया में IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। खतरा पोचिंग से है, अनरेगुलेटेड हंटिंग से है और इनका नेचुरल हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है। एक और ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तान के स्पेशल परमिट से भी अब इनको खतरा हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि रेड सी टर्टल्स के बारे में है। टर्टल पॉपुलेशन जो रेड सी में है वो फीमेल नंबर्स अब बढ़ रहे हैं क्योंकि सी टेम्परेचर राइज हो रहा है। रिसर्चेस में ये पाया गया कि जब रेड सी का टेम्परेचर राइज हो जाए एक सर्टेन लिमिट के बाद, वो लिमिट है 29.2 डिग्री, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, तो जो मेल नंबर्स हैं वो गिरने लग रहे हैं, कम होने लग रहे हैं, और जो नए जीव पैदा हो रहे हैं मतलब ये टर्टल के, वो फीमेल ज़्यादा हो रही हैं। ये स्टडी में पाया गया। देखिए रेड सी में आपको 5 टर्टल की स्पीसीज मिलती हैं: ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लॉगरहेड टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल और लेदर बैक टर्टल। देखिए 50-50 रेशियो को मेंटेन करने के लिए मेन फीमेल के जो टेम्परेचर है वो 29.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हैचलिंग है, मतलब एग से जो बच्चे टर्टल के बाहर आते हैं, वो प्रीडोमिनेंटली फीमेल होने लगते हैं, ऐसा रिसर्चेस में आया है। अब चूंकि टेम्परेचर जो है वो 29.2 डिग्री से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अब फेमिनाइजेशन जो पॉपुलेशन का है वो स्टार्ट हो गया है रेड सी में। रेड सी में ये जो टर्टल की स्पीसीज हैं इनका आप स्टेटस भी देख लीजिए IUCN का। ग्रीन टर्टल का इंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लॉगरहेड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ऑलिव रिडले और लेदर बैक का वल्नरेबल है। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जाइंट अफ्रीकन स्नील इन्वेजन के बारे में है। स्नील कुछ ऐसा दिखता है जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में घोंघा भी बोलते हैं। देखिए स्टडीज में ये मिला है कि जो जाइंट अफ्रीकन स्नील है उसका इन्वेजन अभी केरला में हो रहा है। जो जाइंट अफ्रीकन स्नील है ये कुछ बहुत ही खराब इन्वेजिव स्पीसीज में से एक है। इन्वेजिव स्पीसीज ऐसी होती हैं जो बाहर से किसी जगह पे चली जाती हैं, वहां के फ्लोरा या फौना को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। IUCN ने इसे वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज डिक्लेयर किया है। इनसे कई तरीके की बीमारियां ह्यूमंस में भी होती हैं, जैसे कि इयोसिनोफिलिक मेनिंगिटिस। देखिए मेनिंगिटिस जो होता है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मिनिंग्स में इन्फ्लेमेशन या जलन होती है। मिनिंग्स देखिए जो 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, उनमें से एक होता है। ये वाइट जो ब्लड सेल्स हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा सेप्टिकेमिया, ये देखिए बीमारी है जिसमें बैक्टीरियाज बस्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ऐसी बीमारियां इस स्नेल के वेरियस जगहों पर स्प्रेड हो जाने से फैलने लगती हैं, तो ह्यूमंस के लिए भी ये नुकसानदेह है डेफिनेटली। जो जाइंट अफ्रीकन स्नेल है वो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इसके इन्वेजन एशिया अफ्रीका में कई बार देखे गए हैं। जो नई स्नेल पॉपुलेशन है वो इंडिया में अलग अलग सोर्सेज से आती रही है, जिसने दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया है। देखिए इनकी जो पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है उनकी जेनेटिक वैरायटी बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इससे ये लगता है कि इंडिया में इनका जो इन्वेजन है वो कई बार हुआ है। मेनली केरला इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है।
ये जो पूरी स्टडी है इसे केरला का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कंडक्ट किया, केरला स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के साथ मिलकर 2016 से 20 के बीच में। इस स्टडी को पब्लिश किया गया है एक बायोलॉजिकल जर्नल लिनियन सोसाइटी में। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एनर्जी इफिशियंसी रिपोर्ट 2020 के बारे में है। ये जो रिपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है। क्या निकल के आया? पहली बात तो ये कि एनर्जी इफिशियंसी की प्रोग्रेस अब कम होगी, कोविड-19 की वजह से लोग इस पर कम ध्यान देंगे। ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी इंटेंसिटी ये एक इंडिकेटर है, दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनर्जी को कितनी इफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो 2020 की प्रोग्रेस होगी वो जस्ट 1% की होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा। 2010 के बाद सबसे कम प्रोग्रेस 2020 में देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट जो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स में या इक्विपमेंट में, व्हीकल्स में किया जाता है वो 2020 में 9% तक गिरेगा। अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल कार्स में जाना पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड। तो इस वजह से भी एनर्जी इफिशियंसी गिरेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। एनर्जी इफिशियंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करता है कि रिलायबल, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी मेंटेन रहे। इसी 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद प्लान किया गया था, 1974 में इसे बना दिया गया था। जब ओपेक कार्टेल ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था, उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया था, जानबूझकर बढ़ा दिया था। एक्चुअली में उस समय अरब कंट्रीज ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो कई सारे देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया था। ओपेक जो है वो अरब कंट्रीज की ओर सिंपैथाइज, चूंकि मेंबर्स कई सारे अरब कंट्रीज के हैं तो वो उनकी ओर सिंपैथी भी रखते हैं, तो उन्होंने बाकी कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दिया, मतलब ऑयल के प्रोडक्शन को गिरा दिया। प्रोडक्शन गिर गया तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज निगोशिएट करें अरब कंट्रीज के साथ इजराइल के मुद्दे पर और इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो इस वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इस पूरे सीन को हम ऑयल क्राइसिस कहते हैं ऑफ 1973। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 एसोसिएशन कंट्रीज भी हैं। इंडिया एसोसिएट मेंबर इसका 2017 में बन गया है। इसकी एक रिपोर्ट और होती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, हर साल इसे भी जारी किया जाता है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। हम्पी स्टोन चैरिट 16th सेंचुरी में बना, किंग कृष्णदेव राय जो विजयनगर के रूलर रहे उनके आदेश पर। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक ऑफेंसिव ऑपरेशन था, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान का जो कराची का पोर्ट है वहां पर इसे लॉन्च किया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के दौरान। हाउबारा बस्टर्ड एरिड क्लाइमेट में रहता है, आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।